हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। चलिए भाई दोस्तों, अब हम लोग जो है ये जितने भी हम लोगों के प्रैक्टिस सेट हो रहे हैं, देखिए आप लोगों को मैं बता दूं, इनका देखिए जो प्रारूप है, इनका जो पैटर्न है, वो मैंने पैटर्न इस तरीके से मतलब जो भी एडजस्ट किया हुआ है वो इस तरीके से है कि आपको इसी लेवल का पेपर मिले, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ जीएस और इंग्लिश की दम पे नौकरी मिलनी है। तो उसका पेपर का लेवल इतना आसान नहीं आना है। जैसे कि मैंने देखा यूट्यूब पे बहुत से लोग क्या करवाते हैं कि कथक कहाँ का नृत्य है, कि साइकिल किसने पहली बार बनाई थी, साइकिल कब पहली बार चली थी। दोस्तों ये क्वेश्चन नहीं आते, ये क्वेश्चन बहुत पुराने हो गए, अब ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ठीक है, आपको थोड़ा सा अपना पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है। पेपर का पैटर्न जो चेंज हुआ है उसमें आपको वहाँ से उन लोगों ने क्या कहा कि दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि हर हालत में हमको यही चीज़ जब दो सब्जेक्ट नौकरी दिला रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो आपसे ये पूछेंगे? ठीक है, आपसे ये तो नहीं पूछेंगे भाई, ये तो नहीं पूछेंगे कि पहली बार जो है तिरंगा कब फहराया गया था, पहली बार ट्रेन कब चली थी, पहली बार। ये क्वेश्चन नहीं आएंगे दोस्तों। अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा, आपको पैटर्न के हिसाब से बढ़ना पड़ेगा, वरना आप पिछड़ जाएंगे। मैंने बहुत से देखा है कि कुछ बच्चे मेरे पास भी लिंक भेज देते हैं कि सर देखिए ये पढ़ाया जा रहा है, क्या ये मतलब इनफ होगा? दोस्तों इनफ नहीं होगा। जैसे आज ही मैंने एक वीडियो देखा, तो अब उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा था कि भारत में जो क्या नाम है उसकी, एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, या इस तरीके से। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कोई अब क्वेश्चन नहीं रह गए, अब ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये भी नहीं पूछी जाती कि गंगा जो है की लंबाई कितनी है, क्योंकि उनको भी पता है गंगा की लंबाई लोगों ने रट रखी है। अब वो लोग क्या पूछते हैं, गंगा की कौन सी सहायक नदी है, उत्तर से कौन सी जुड़ती है, दक्षिण साइड से कौन सी जुड़ती है, ये नदियों के नाम पूछे जाते हैं। रामसर स्तर पूछे जाएंगे, इस तरीके से चीज़ें पूछी जाएंगी। करंट में आपसे पूछा जाएगा, 5 से 6 क्वेश्चन करंट के आएंगे। आप किस दुनिया में जी रहे हो दोस्तों? नहीं होगा उस तरीके से। तो आपको ये पैटर्न, आपको ये लेना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, आप वीडियो को लाइक भी नहीं कर रहे हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, और वीडियो जो है शेयर भी कर दिया करें, और चैनल को दोस्तों सभी लोग सब्सक्राइब कर लें। जितने भी लोग वीडियो को देखते हैं उसमें से 94% बच्चा ऐसा होता है जो सब्सक्राइब नहीं कर रहा होता है। चलिए भाई दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित शासकों में किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? कीर्तिवर्मन द्वितीय, विक्रमादित्य द्वितीय, पुलकेशिन प्रथम या पुलकेशिन द्वितीय। तो दोस्तों जो हर्षवर्धन को जो है पराजित किया था, वो किसने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। और ये कब किया था? 630 ईस्वी की बात है ये। ठीक है, 630 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर जो है पराजित किया था। और ये जो हर्षवर्धन जो था, ये था कौन? ये चालुक्य वंश जो था, ये दोस्तों उसका शासक था। चलिए, CU की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखित है? अच्छा, फरहान अलबरूनी, मेगास्थनीज या हेनसोंग। तो दोस्तों ये हेनसोंग के द्वारा लिखी गई जो है, ये विवरण जो है हेनसोंग के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो, जिनको विक्रमादित्य कहा जाता है, के समय में आया था। और इसने जो क्या बोलते हैं, ये नहीं, हेनसोंग नहीं आया था, ये तो फरहान आया था। क्या आया था? फरहान आया था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य थे, ये उनके शासनकाल में आया था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर, अशोक राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? अच्छा, चलिए देखिए, वैशाली, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी या श्रावस्ती। तो दोस्तों अशोक राम विहार जो है वो पाटलिपुत्र में स्थित था। ठीक है, यहीं पे जो है तीसरी बौद्ध सभा भी आयोजित हुई थी। चलिए, भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, हमीउद्दीन नागौरी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया। तो दोस्तों जब सूफी संत का जो पहला शासक था वो पूछा गया था, तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती था। ये कौन था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। चलिए फिर आगे बढ़िए। 45 नंबर देखिए, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मारदंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। किसने प्रकाशित किया था? कलकत्ता से, मतलब कहाँ से प्रकाशित हुआ था? कि कलकत्ता से, पटना से, इलाहाबाद से, लखनऊ से। तो दोस्तों ये जो उदंत मारदंड जो है, ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। चलिए 46 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक पहाड़ी कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? अन्नामलाई पर्वतमाला,
पर पालानी पर्वतमाला, नंदी पर्वतमाला या नीलगिरी पर्वतमाला? तो दोस्तों ये कौन है? नीलगिरी पर्वतमाला। चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर या मिजोरम? तो दोस्तों कौन सा जो है पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? तो दोस्तों त्रिपुरा नहीं है। ठीक है, त्रिपुरा जो है नहीं है। क्यों? ये कौन कौन से राज्य इसमें शामिल होते हैं? देखो असम शामिल होता है, इसमें मणिपुर भी है, मिजोरम है और नागालैंड। ये 4 राज्य जो हैं आपके इसमें शामिल होते हैं। त्रिपुरा जो है इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं होता है। चलिए 48 नंबर देखिए, संविधान निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 22 संवैधानिक उपचारों का अधिकार और अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत, अनुच्छेद 44 ग्राम समान नागरिक संहिता। अच्छा, दोस्तों देखिए 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है, बिल्कुल सही है। 22 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यहाँ पे 40 नंबर में ग्राम पंचायत, ये देखिए पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही, ये तो कन्फर्म है। बाकी रही बात अनुच्छेद 22 में, और ये अनुच्छेद 22 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार नहीं है दोस्तों। अनुच्छेद 22 में जो है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया है। हाँ सही है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया है, तो यहाँ पे यही गलत हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है। चलिए, किशन गंगा एक सहायक नदी है। देखिए मैंने आपको बताया ना कि मैं जिस तरीके से आपसे, अब ये क्वेश्चंस नहीं आते ना कि गंगा की उद्गम स्थल कहाँ पे है, यमुना का ये अब उद्गम स्थल नहीं पूछते, क्योंकि पेपर बनाने वाले को अच्छे तरीके से पता चल चुका है कि ये बच्चा बहुत अच्छे तरीके से रट लेता है स्टैटिक जीके में। तो अब उन लोगों ने क्या कर दिया, जैसे इस तरीके से किशन गंगा की, मतलब किशन गंगा एक सहायक नदी है किसकी? रावी, झेलम, चेनाब, झेलम या ब्यास। तो अब ये इस तरीके से पूछे जाते हैं। अब आपसे किशन गंगा पूछा जाएगा, यमुना पूछा जाएगा, फिर ऐसे ही झेलम है, रामगंगा है, ये सारी क्वेश्चंस नदियों के इस तरीके से बनाए जाते हैं जिसमें बच्चा उलझ जाए। तो किशन गंगा एक सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों ये झेलम की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? झेलम की सहायक नदी। और झेलम नदी पर जो है तुलबुल नामक परियोजना चलाई जाती है, ये आपको याद होगा। ठीक है, ये कैसी परियोजना है? ये एक जल विद्युत एवं नौका परिवहन परियोजना है। और ये जो आपकी किशन गंगा जो नदी है, इस पर किशन गंगा परियोजना भी चलती है, याद रखिएगा। ये परियोजनाएं भी इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं ये लोग। चलिए 50 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा ही सुमेलित नहीं है? रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में, मैगीनाट रेखा ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में, डूरंड बांग्लादेश और भारत के बीच में, हिंडनबर्ग रेखा बेल्जियम और जर्मनी के। दोस्तों देखो ये जो डूरंड रेखा दे रखी है, तो ये बांग्लादेश और भारत के बीच में नहीं है। ये दोस्तों जो डूरंड रेखा है ये कहाँ है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा है, ना कि बांग्लादेश और भारत के बीच की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? अच्छा, विश्व में चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है दोस्तों? क्यूबा को कहा जाता है। क्यूबा जो है किसकी राजधानी है? तो क्यूबा घाना की राजधानी है। और जो चीनी के मामले में देखा जाएगा तो भारत दूसरे स्थान पे आता है। चलिए फिर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है? 1000 झीलों का देश, फिनलैंड, स्वीडन, ग्रीनलैंड या यूएसए? तो दोस्तों फिनलैंड जो है वो 1000 झीलों का देश इसी को कहते हैं। और फिनलैंड जो है वो एक समृद्ध देश भी है, क्योंकि देखिए अभी जितने भी ये वो जारी होती है ना, जितने भी सूचकांक जारी होते हैं उसमें फिनलैंड देखिए काफ़ी ऊपर रहता है। ठीक है, चलिए देखो फिनलैंड में लगभग झीलें कितनी हैं? लगभग 1.5 लाख से 2 लाख झीलें फिनलैंड में हैं। चलिए फिर आता है मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? अच्छा चलिए क्या लिखा हुआ है? कथकली लिखा हुआ है, कुचिपुड़ी, ओडिसी और मणिपुरी। तो जो मुखौटा लगा के किया जाता है वो कथकली होता है दोस्तों। ठीक है, और देखिए मैंने आपसे हमेशा कल के सेट पेपर में भी मैंने आपसे पूछा है, या जो भी मैं पेपर में क्वेश्चन जो भी होते हैं मैं पूछ जरूर देता हूँ, बट बात वो अलग की है कि आप लोग उसका रिप्लाई ही नहीं करते हो। दोस्तों देखिए रिप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप रिप्लाई ही नहीं करोगे तो क्वेश्चन आपके बहुत से मिस हो जाएंगे। मैंने पूछा भी था कि जो कथक, जैसे कल कई क्वेश्चन मैं पूछ देता हूँ कि आप लोग मुझे ये कमेंट में बताइए। तो जैसे अब यही क्वेश्चन है, मैं पूछ रहा हूँ कथकली कहाँ का नृत्य है? आप लोग कमेंट में नहीं बताएंगे।
मैं तो उनके लिए भी देखता हूँ कि जो पर डे के पर डे हर वीडियो पे कमेंट करते हैं, लेकिन जब उनसे कोई चीज़ पूछी जाती है तब वो लोग कमेंट वो भी लोग नहीं करते हैं। दोस्तों देखिए ये गलत तरीका है, आपको कमेंट करना चाहिए। चलिए 54 नंबर देखते हैं। अल नीनो बनता है कहाँ बनता है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, भूमध्य सागर या अटलांटिक महासागर में। तो दोस्तों ये बनता है प्रशांत महासागर में, ठीक है। अल नीनो क्या होते हैं? ये एक तरीके के समुद्र में होने वाली उथल पुथल को कह सकते हैं एक तरीके से बवंडर बनता है, या इस समुद्र में होने वाली घटनाओं के लिए अल नीनो कहते हैं उसको, ठीक है। समुद्र के सतही जो तल होता है, जो मतलब उसका जो तल होता है, ठीक है, सतही जल, जो उसका तापमान जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है अल नीनो में। निम्नलिखित में कौन सूखा बर्फ ड्राई आइस कहलाता है? तो दोस्तों ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है। क्या कहलाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, तो यही इजी क्वेश्चन ही हम लोगों से गलत होते हैं, तो इन्हीं को नहीं छोड़ना है। चलिए फिर क्या लिखा हो? गोताखोर के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों इसमें जो गैसें होती हैं, एक तो देखो ऑक्सीजन होती है, याद रखिएगा, फिर दूसरा नाइट्रोजन दिया है, ऑक्सीजन के साथ हीलियम दिया, ऑक्सीजन के साथ आर्गन दिया और ऑक्सीजन के साथ नियान दिया है। तो देखो दो ऑक्सीजन के साथ हीलियम होता है। हीलियम क्या होती है? हल्की गैस होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सांस लेने में ये आसार ऑक्सीजन मिल जाती है, और हीलियम की वजह से वो मतलब हल्की भी रहती है, तो इंसान जो है उसमें दिक्कत नहीं आती है। तो चलिए फिर क्या लिखा है? संघात्मक शासन के आधार हैं। क्या क्या आधार हैं संघात्मक शासन के? व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के मध्य संबंध है, न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के मध्य संबंध है, न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के मध्य संबंध है, केंद्र तथा राज्यों के मध्य संबंध है। ये क्वेश्चन मेरे पिछले सेट पेपर, उससे भी पिछले सेट पेपर, तीन सेट पेपर में लगातार आ चुका है, बस उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज होती है। तो जो संघात्मक शासन के आधार होते हैं वो केंद्र तथा राज्यों के बीच मध्य संबंध होता है। क्या होता है? केंद्र तथा राज्यों के बीच संबंध होता है। संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? अच्छा, व्यवस्थापिका को, मंत्रिपरिषद को, न्यायपालिका को या प्रेस को? देखो संविधान का संतुलन चक्र जो बनाया जाता है वो न्यायपालिका के माध्यम से बनाया जाता है, वरना सब कुछ बिगड़ जाए। चलिए फिर देखिए क्या लिखा हुआ है? 3 मई 2022 को रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 जारी किया गया। इस सूचकांक में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? 131वां, 135वां, 148वां या 150वां? तो दोस्तों ये जो रिपोर्ट जारी की गई है इसमें भारत को जो है 150वां स्थान मिला है। कौन सा? 150वां। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस उच्च न्यायालय ने प्रकृति को जीवित व्यक्ति का दर्जा मई 2022 में दिया है? तो किस उच्च न्यायालय ने दिया? दिल्ली उच्च न्यायालय, नैनीताल उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय? तो दोस्तों ये जो फैसला जो था ये मद्रास उच्च न्यायालय का था। चलिए 61 नंबर देखिए। निम्नलिखित में किस राज्य ने वर्ल्ड टेबल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड नवंबर 2022 में जीता? तो केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या गोवा? तो दोस्तों ये जो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जो है ये केरल ने भी जीता है। चलिए फिर 62 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से किस राज्य ने वर्ष 2023 तक राज्य को झुग्गी मुक्त बनाने की घोषणा नवंबर 2022 में की है? तो दिल्ली सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, उड़ीसा सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार? तो दोस्तों ये किया है उड़ीसा सरकार ने। चलिए 63 नंबर देखिए। किस देश के नौसैनिक जहाज एकोनिट ने 28 अक्टूबर से 2 नवंबर 2022 तक मुंबई भारत की सद्भावना यात्रा की? किसने की है ये सद्भावना यात्रा? रूस, फ्रांस, इटली या बेल्जियम? तो दोस्तों की है ये फ्रांस ने की है। चलिए फिर आगे बढ़िए। 64 नंबर पे क्या है? भारत और किस देश की नौसेना के मध्य द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बैक्स 2022 26 से 30 अक्टूबर 2022 तक आयोजित किया गया है? दोस्तों याद रखिएगा कि कुछ जो अभ्यास होते हैं जो हमेशा उन्हीं के साथ किए जाते हैं, ठीक है। तो इसी में से एक ये है सिम्बैक्स। सिम्बैक्स हमेशा सिंगापुर के साथ किया जाता है।
ठीक, तो ये कहाँ, ये कब किया, मतलब 26 से 30 अक्टूबर को सिंगापुर के साथ आयोजित किया गया है। भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की 9वीं बैठक 22 नवंबर 2022 को कहाँ आयोजित की गई है? तो दोस्तों टोक्यो, नई दिल्ली, वियतनाम या सीएम रीप। अच्छा, ये कौन सी जगह है? आसियान की जो रक्षा मंत्रियों की जो बैठक हुई थी वो तो कंबोडिया में हुई थी, कि 9वीं बैठक 22 नवंबर 2022 को सीएम रीप। अच्छा, ये कंबोडिया में ही पड़ता है। सीएम रीप जो है कंबोडिया में एक जगह है, ये वहाँ पे आयोजित हुआ था। इसमें जो है भारत की तरफ से रक्षा मंत्री कौन थे? राजनाथ सिंह, ये शामिल हुए थे। चलिए अब आते हैं हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन पे। In this question, sentence is given with blank to be filled in with an appropriate word. Choose the most appropriate alternative. Rahul had pain in his stomach. तो राहुल के पास, राहुल को कैसा पेन था? हाई, स्ट्रॉन्ग, डीप या सेवर। सेवर मतलब असहनीय। तो राहुल का जो पेन था वो सेवर पेन था। In this question, out of the 4 alternative, choose the one which best express the meaning of the given word. अच्छा, चलिए क्या लिखा हुआ है? अम्ब्रेज लिखा हुआ है। अम्ब्रेज का मतलब क्या होता है? साया होता है दोस्तों, ठीक है। और सेंसिटिव का मतलब संवेदनशील होता है, भावुक जिसको कह सकते हैं। शाहबिनेस होता है, शाहबिनेस का मतलब क्या होता है? क्षुद्र या नीचता। प्रीमेच्योर का मतलब क्या होता है? समय से पूर्व जो हो जाए, समय पूर्व। और रेसेंटमेंट का मतलब होता है रोष या नाराजगी, ठीक। तो रोष या नाराजगी। तो यहाँ पे बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, तो बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग क्या हो जाएगा? साया। तो जब इस तरीके से जब साया दे रखा है तो साया का जो है सिनोनियम क्या बन जाएगा ऐसे? तो रेसेंटमेंट, रोष हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे दोस्तों देखिए सिर्फ साया जो है, जो अम्बर्ज लिखा हुआ है, ये साया जरूर लिखा हुआ है, लेकिन साया यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि इसका जो दूसरा मीनिंग बनता है वो क्या बनता है? वो एक तरीके से नाराजगी भी बनता है। इन दिस क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। 68 में देखिए क्या है, क्या लिखा हुआ है? कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का मतलब होता है दोस्तों मजबूत। क्या होता है? मजबूत होता है या समेकित करना होता है। फिर आइसोलेट, आइसोलेट का मतलब होता है अलग, जैसे अभी आइसोलेशन में रखे गए थे लोग, आइसोलेट कर दिए गए थे। अवेकन, अवेकन का मतलब क्या होता है? जागना। फिर डिवाइड मतलब होता है अलग करना, विभाजन करना। और आइडेंटिफाई मतलब क्या होता है? पहचान करना। तो जो यहाँ पे समेकित करना मतलब इकट्ठा करना होता है, ठीक है। कंसोलिडेट मतलब मजबूत या समेकित करना भी होता है, इकट्ठा करना, ठीक है। समेकित करना मतलब इकट्ठा करना होता है। तो जब इकट्ठा करना होगा तो डिवाइड हो जाएगा, उसका एंटोनियम हो जाएगा। चलिए 69, इन दिस क्वेश्चन, एक सेकंड रुकिए। इन दिस क्वेश्चन चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम एंड फेज। क्या लिखा हुआ? ओपन क्वेश्चन। ओपन क्वेश्चन का मतलब होता है कि मतलब सिंपल होता है, यस और नो, मतलब जो भी क्वेश्चन होता है उसका यस और नो होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बन जाएगा? आंसर देखिए, अ क्वेश्चन पुट टू ऑल, नहीं अ क्वेश्चन विदाउट एनी जनरली अग्रीड आंसर। हाँ बिल्कुल सही बात हो जाएगा, जिसमें आपसे कोई भी किसी फालतू तरीके के क्वेश्चन ना पूछ के डायरेक्ट एग्री हो जाए, ये हो जाएगा ओपन क्वेश्चन। चलिए 70 नंबर देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। देयर वाज अ यूज इन द स्टमक, ये भी प्रीवियस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो प्रैक्टिस सेट किया उसमें रिपीटेड है। देयर वाज अ यूज, ट्यूमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ट्यूमर, क्योंकि पेट में ट्यूमर होता है। वैसे तो बहुत सी चीज़ें होती हैं पेट में, लेकिन यहाँ पे जो 4 ऑप्शन थे उसके हिसाब से ट्यूमर ही सबसे सही था। चलिए 71 नंबर देखिए, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। चलिए, एवरीवन आर वेरी वेल इक्विप्ड विद हिज ओन वेपन्स। अच्छा, एवरीवन आर, देखिए दोस्तों जब भी कभी होता है एवरीवन, तो
ये इस तरीके से जो भी चीज़ें एवरीथिंग इस तरीके से, तो कोई कभी भी उसकी प्लूरल फॉर्म नहीं आती है, हमेशा सिंगुलर फॉर्म आती है। तो एवरीवन इज वेरी वेल इक्विप्ड विद हिज ओन वेपन्स, तो एवरीवन आर की जगह पे एवरीवन इज आ जाएगा सिर्फ। चलिए 72-73 में देखिए क्या है, यहाँ पे जो अंडरलाइन है उसको करेक्ट करना है। 72 देखिए, जेम्स सैट देयर इन स्टन्ड साइलेंस टू ट्राई टू एब्जॉर्ब दैट रीता वाज सेइंग। अच्छा, जो रीता कह रही थी उसके बारे में वो ऑब्जर्व कर रहा था। तो जेम्स सैट देयर इज स्टन्ड साइलेंस टू ट्राइंग टू ऑब्जर्व, ट्राइंग होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ट्राइंग होना चाहिए। तो टू ट्राई की जगह पे ट्राइंग होना चाहिए, ट्राइंग टू, क्योंकि आगे जिरंड बन जाएगा, टू लगा हुआ तो जिरंड बन जाएगा, तो ट्राइंग टू ऑब्जर्व दैट गीता वाज सेइंग, तो यहाँ पे ट्राइंग टू हो जाएगा। टू ट्राई टू का मतलब नहीं, टू ट्राई हट जाएगा, ट्राइंग टू हो जाएगा। व्हेन आई वाज 14 आई सेट द एंट्रेंस एग्जामिनेशन द सीनियर सेकेंडरी स्कूल। when I was 14 I sat in the examination, हाँ sat in the होना चाहिए, sat in the entrance examination for senior secondary school, तो यहाँ पे sat अकेला नहीं, sat in होना चाहिए। select the wrongly spelled word, चलिए भाई wrongly spelled देखिए क्या लिखा हुआ है, मोलेस्टेशन, कॉन्डोनेशन, अच्छा कॉन्डोनेशन, नेविगेशन और कॉम्बिनेशन। तो मोलेस्टेशन MOLESTATION बिल्कुल सही लिखा है, कॉन्डोनेशन CONDONATION बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नेविगेशन दोस्तों, नेविगेशन की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, NAVIGATION होता है, GE नहीं होता है, तो यही गलत है। इसका मतलब क्या होता है, नेविगेशन मतलब दिशा संबंधी या दिशा या रास्ता कह सकते हैं। कॉम्बिनेशन भी COMBINATION बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड, यहाँ भी रॉन्गली स्पेल्ड है। स्टाइलिस्टिक्स और सिमुल्टेनियस और सिंथेटिक्स और सिमुलेशन, अच्छा सिमुलेशन, अच्छा स्टाइलिस्टिक्स तो बिल्कुल सही लिखा है, STYLISTICS स्टाइलिस्ट। सिमुल्टेनियस, अच्छा SIMULTA NEOUS होता है, OUSE का क्या मतलब है यहाँ पे दोस्तों, ये ई तो नहीं होता, इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता है समकालिक होता है दोस्तों। क्या होता है, समकालिक, ठीक है। सिंथेटिक और सिमुलेशन बिल्कुल सही लिखा हुआ है। जो PUBG खेलते हैं और उन्होंने अगर जो सिमुलेशन लिखा हुआ था अगर उसकी स्पेलिंग नहीं याद है तो दोस्तों फिर PUBG खेलना छोड़ दीजिए, क्योंकि उसमें इतने बार वो चिल्लाता है ये सिमुलेशन गेम, सिमुलेशन गेम। इन द फॉलोइंग 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज दैट विच वन कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स सेंटेंस। चलिए फिर देखिए यहाँ पे ये वन वर्ड पूछे जा रहे हैं। वन वर्ड में क्या हो जाएगा दोस्तों, लिखा हुआ अ पर्सन हु डज नॉट वांट टू सी द रियलिटीज ऑफ लाइफ एंड ट्राइज टू एस्केप। अच्छा, मतलब कोई इंसान जो ज़िंदगी की सच्चाई नहीं देखना चाहता और जो उससे भागना चाहता है, तो उसको क्या कहते हैं, एस्केपिस्ट कहते हैं। इसका मतलब होता है पलायनवादी, ठीक है। हॉवेल लिखा हुआ है, हॉवेल का मतलब होता है झोपड़ी। फिर प्लंडरर का मतलब होता है लूटने वाला, लुटेरा भी कह सकते हैं। स्कैवेंजर का मतलब क्या होता है, मेहनत या मेहतर मेहतर जो लैट्रिन वगैरह उठाने वाले जो या गंदगी साफ करने वाले होते हैं उसको कहते हैं, ठीक है। तो 76 में क्या हो जाएगा, तो जो स्कैपिस्ट लिखा हुआ है इसका मतलब होता है पलायनवादी, जो लाइफ से मतलब जो रियलिटी को नहीं देखना चाहता और भागना चाहता है, तो उसको यही कहते हैं, ठीक है, भागने वाला, भगौड़ा। अ पर्सन हु इज़ वेरी सेलेक्टिव, डिसगस्टेड इजली एंड इज़ हार्ड टू प्लीज़। अच्छा, जो मतलब बहुत ही सेलेक्टिव, चूजी हो और डिसगस्टेड ईजली, और जो हार्ड टू प्लीज़ मतलब उसको खुश करना मुश्किल होता है। तो मिसनथ्रोप लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है मानव द्वेष, जो मनुष्य से घृणा करता है। फिर ये फेस्टिडुअस, इसका मतलब होता है दुराराध्य, सेलेक्टर का मतलब क्या होता है, जो चयन करता होता है। और एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, जो अस्पष्ट होता है, ठीक है। तो जो इस तरीके का जो इंसान होता है वो फास्टिडुअस होता है, यानी कि दुराराध्य होता है, जिसको मनाना, इस तरीके की चीज़ें करना उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है, उसको मनाना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। चलिए
इन द फॉलोइंग टू क्वेश्चंस फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड। अब देखिए करेक्टली स्पेल्ड है, अब आप देख रहे होंगे स्पेलिंग वगैरह से, वोकैब्स वगैरह से कितनी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। फिर टेंटेटिव लिखा हुआ है, टेंटेटिव का मतलब होता क्या है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि जांच का या अनुमानित। तो टेंटेटिव की जो स्पेलिंग होती है वो दोस्तों क्या होती है, TENTATIVE, TENTAI लिखा है, गलत है, ठीक है। तो TANTATI होता है, TEN लिखा है तो ये भी गलत हो जाएगा। नहीं, TEN लिखा है ना, हाँ टेंटेटिव होता है ना, तो TENTATIV ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। चलिए 79 नंबर देखिए, सर्विलेंस लिखा हुआ है। सर्विलेंस का मतलब क्या होता है, निगरानी होता है दोस्तों। सर्विलेंस का मतलब क्या होता है, निगरानी। तो जब निगरानी होगा तो इसकी स्पेलिंग क्या बन जाती है, इसकी स्पेलिंग होती है SURVEILLANCE, ये होती है सर्विलेंस, इसका मतलब होता है निगरानी। तो सर्विलेंस की स्पेलिंग ये होती है, चलिए देखिए SURVEIL, तो यहाँ पे डबल एल नहीं बना, ये काट दीजिए। SURVEI होता है, यहाँ पे आई नहीं बना, काट दीजिए। SURVEILLANCE बिल्कुल सही हो जाएगा, तीसरे नंबर वाली। चलिए फिर 80 नंबर देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर। अच्छा, अनलेस यू डू नॉट लिसन टू हिज एडवाइस आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू। अच्छा भाई दोस्तों देखिए, जब एक चीज़ ये बताइए कि जब यहाँ पे अनलेस लगा है तो फिर नॉट का क्या मतलब है। जब अनलेस और नॉट दोनों के दोनों तो निगेटिव हैं, तो जब निगेटिव के लिए यूज़ तो एक ही निगेटिव करेंगे, कि ऐसा तो है नहीं कि एक निगेटिव यूज कर लेंगे दूसरा फिर निगेटिव आ जाएगा, ऐसा नहीं होता दोस्तों। तो अनलेस यू डू लिसन टू हिज एडवाइस आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू, तो यहाँ वाला नॉट जो है, ये वाला नॉट, तो ये वाला नॉट दोस्तों हट जाएगा। तो अनलेस यू डू नॉट लिसन टू हिज एडवाइस, तो यहाँ पे इसमें गलती है। चलिए अब देखिए यहाँ पे जो है, ये हमको क्लोज टेस्ट है, इसको फिल करना है। चलिए देखते हैं क्लोज टेस्ट में क्या क्या दे रखा है। We need never feel dull in the country, no matter how often we walk down the same road, over the same fields, lanes, corner और regions। तो दोस्तों लेंस हो जाएगा, over the same lanes और through the same woodland path। path is always, there is always, here is always, this is always, it is always। तो this और it को काट दीजिए, बचता है often the walk down the same road, over the same lenses or through the same woodland path, there is always something new। हाँ there बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, there is always something new, something fresh to क्या हो जाएगा, see, smell, scan, spot। तो दोस्तों something to fresh see, कुछ नया देखने को मिलता था। it may be a little plant that up science since लास्ट वी विजिटेड। अच्छा, जब से हम पिछली बार से जब यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे कुछ नए प्लांट क्या हो गए हैं, उग आए हैं। तो क्या हो जाएगा, हैज़ कम हो जाएगा, डिड कम नहीं होगा, हैज़ कम बिल्कुल सही हो जाएगा, वुड कम, कम्स नहीं, बिल्कुल कोई मतलब नहीं, हैज़ कम बिल्कुल, कि क्योंकि क्या लगा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे सिंस लगा हुआ है, सिंस के साथ में क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है ना, तो यहाँ पे हैज़ आ जाएगा। चलिए फिर वी विजिटेड द हैज़, वी विजिटेड द क्या हो जाएगा, साइट, स्पॉट, विलेज। अरे दोस्तों जब विलेज जा रहे थे तो विलेज ही हो जाएगा, तो विलेज बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं, अब एक पैराग्राफ दे रखा है, इस पैराग्राफ को पढ़ना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर पुट करने हैं हमको। चलिए क्या लिखा हुआ है, वेयर डज ऑल आर गार्बेज डिसअपीयर वंस इट लीव्स ओवर होम्स, देयर आर 4 मेथड ऑफ मैनेजिंग वेस्टेज, रिसाइकलिंग, लैंड फिलिंग, कंपोजिटिंग एंड बर्निंग। ईच मेथड हैज इट्स strength and weakness. Cycling is the process of turning waste into new material. For example, used paper can be turned into paperboard, which can be used to make book cover. Recycle can reduce pollution, save materials and lower energy use. Some argue that collection, processing and converting waste use more than it saves. Landfilling is the oldest method of managing waste. Landfilling is so bury garbage in the hole. अच्छा देखिए, बहुत बढ़िया पैराग्राफ ये दिया है और ये जो पैराग्राफ है इससे आपको पढ़ना भी आसान होगा, इसको समझना भी आसान होगा। मैंने हमेशा समझाया कि कभी भी पैराग्राफ को आप हिंदी निकालने की कोशिश ही मत कीजिए, आप उसको इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश में ही समझिए। फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द प्रोसेस ऑफ लैंड फिलिंग हैज़ एडवांस, गार्बेज इज
compacted before it is thrown into the pit. In this way, garbage can fit in each landfill. Large garbage bags are placed at the bottom of landfill so that toxic garbage juice does not get into the groundwater. But in spite of the bags, landfill may pollute the groundwater, underground water. Not to mention that all garbage stink. Nobody wants to live next to landfill. As landfill space increase, interest in composting grow. Composting is when people peel up organic matter such as food waste and allow it to decompose. The product of this decomposition is compost. Compost can be added to the soil to make the soil richer and better for growing crops. One thing that is easier to do is burning garbage. There are two main ways to burn waste. The first is to harvest fuel from the waste. The second is to burn the waste directly. The heat from this burning process can boil water, which can power steam generators. Unfortunately, burning garbage pollutes the air. अच्छा, देखिए बहुत बढ़िया पैराग्राफ है ये। आप अगर जब अभी पेपर कर लीजिए कोई बात नहीं, लेकिन इसके बाद में इसको आप पढ़िएगा, टाइम निकाल के पढ़िएगा। काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई गई हैं इस पैराग्राफ में। चलिए, कॉम्पैक्टिंग ऑफ गार्बेज इज डन टू प्रोटेक्ट ग्राउंड वाटर, अवॉइड सोल पोल्यूशन, रिमूव द स्टिंक। देखिए ये सारी चीज़ें कुछ नहीं करता है, ये सेव स्पेस लिखा हुआ है, ये है कि वो जगह बचाता है। ठीक, चलिए, टू प्रोसेस ऑफ टर्निंग वेस्ट, द वर्ड टर्निंग इज ए या एन नाउन, द प्रोसेस ऑफ टर्निंग, पार्टिसिपल द प्रोसेस ऑफ टर्निंग, वर्ब द प्रोसेस ऑफ टर्निंग वेस्ट, द वर्ड टर्निंग। अच्छा, टर्निंग पूछा गया है कि ये जो टर्निंग है ये क्या है, कि ये नाउन है, पार्टिसिपल है, वर्ब है, एडजेक्टिव है। तो दोस्तों ये तो पार्टिसिपल बन जाएगा, है क्या हो जाएगा ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टर्निंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है। देयर आर टू मेन वेज टू बर्न वेस्ट, द अंडरलाइंड वर्ड इज वेस्ट। जो है ये क्या है? नाउन है, ये जिरंड है, वर्ब है या पार्टिसिपल है? तो देखो वेस्ट, वेस्ट मतलब क्या होता है? खराब होना। तो यहाँ पे जो वेस्ट है ये जो यूज किया गया है कि जो वेस्टेज मतलब जो हमारा कूड़ा कचड़ा है, तो कूड़ा कचड़ा क्या हो जाएगा? नाउन। ठीक है, चलिए, गार्बेज रिसाइकलिंग। जो गार्बेज रिसाइकलिंग है तो वो क्या थी? सेव्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, यूज मोर एनर्जी देन इट सेव्स, सेव ओनली अ लिटिल एनर्जी, वेस्टेज अ लॉट ऑफ एनर्जी। दोस्तों जो गार्बेज रिसाइकलिंग थी तो ये क्या कर रही थी? ये मोर एनर्जी यूज कर रही थी, जो भी है सेव करने से ज़्यादा वो एनर्जी ज़्यादा यूज कर रही थी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा, लैंड फिलिंग डज नॉट अलाउ वाटर एंड एयर पोल्यूशन, ऐसा तो नहीं कहा था। कंपोजिटिंग इज बेटर देन लैंड फिलिंग, हाँ कंपोजिटिंग इज बेटर देन लैंड फिलिंग, ये बिल्कुल सही था। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है ओनली बी जो है ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ओनली बी इज ट्रू हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज जो है आज की पूरी 50 क्वेश्चंस की जो क्लास थी वो कंप्लीट हो गई। और आज का जो पेपर है इसमें जीएस थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की है, तो आप लोग इसको देखिए, पूरा वीडियो देखिए। और उसके बाद में जो है वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों, अपनी फैमिली या जो भी आपकी तैयारी करने वाले दोस्त हैं उनके सबके साथ में। उसके अलावा आप लोग अगर नए आए हैं या आप पुराने हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाले समय में आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।